हेलो बच्चों, माई सेल्फ राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स जीसी नरवाना। आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक पार्ट 2। तो थर्मोडायनेमिक पार्ट 2 की हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से। बेसिक टर्म्स जब तक हमें क्लियर नहीं होंगी तो आगे हम बढ़ेंगे तो आई थिंक समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो आज हम उन बेसिक टर्म्स का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो आगे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और ये बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेम का पेपर है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो आज हम शुरुआत करते हैं बच्चे कुछ बेसिक टर्म्स से। सबसे पहले बच्चों थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स कह सकते हो, स्टेट फंक्शन कह सकते हो। थर्मोडायनेमिकल स्टेट फंक्शंस आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which only depends on initial and final position or initial or final state, does not depend upon the path followed by the system or the way or the process followed by the system। जैसे हम मैकेनिकल सिस्टम में हम बात करते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या हम बात करें या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात करें तो वो एक स्टेट फंक्शन है, उसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। सेम थिंग फॉर दिस। तो थर्मोडायनेमिकल स्टेट फंक्शन, देयर आर सो मैनी थर्मोडायनेमिकल स्टेट फंक्शंस, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है। दीज ऑल आर द स्टेट फंक्शंस। देयर वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड और द वे और द प्रोसेस इन विच द सिस्टम टेक्स प्लेस। सेकेंड है बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज are those properties for a thermodynamical system which depends on their amount of substance or the size of substance। amount of substance और size of substance पे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की डिपेंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास है, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, साइज पे डिपेंड करेगा, इंटरनल एनर्जी है, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसकी इंटरनल एनर्जी उसके अकॉर्डिंग बेटे क्या करेगी, वेरी करेगी। एंथैल्पी है, एंट्रोपी है और हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी आपने बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है, सुना भी होगा पहले काफ़ी बार। हीट कैपेसिटी क्या है, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, अगर मैंने 1 गिलास पानी का गर्म कर दिया, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया, कितनी हीट हमने दी। और एक बकेट ऑफ वाटर ले लिया, उसको भी हमने 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर दिया, उसके टेम्परेचर को राइज कर दिया, तो उसके लिए कितनी हीट होगी। डेफिनेट सी बात है, 1 गिलास के लिए हीट की जरूरत कम पड़ेगी और उसके लिए हीट की जरूरत क्या पड़ेगी बच्चों, ज़्यादा पड़ेगी। इसका मतलब हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है। ओके, अगला इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए होगी। ठीक है, जैसे प्रेशर है, विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी अब जैसे लिक्विड या वाटर की मैंने बात की थी, एक आपने ग्लास पानी का ले लिया, उसी सेम सोर्स से आपने बकेट ऑफ वाटर ले लिया। ठीक है, तो पानी की जो लेयर्स हैं, 2 पर्टिकुलर लेयर्स के बीच में जो फ्लो और जो मोशन का जो अपोज होगा वो आपको पता है नेचुरली क्या आएगा, सेम आएगा। कोई दोनों केसेज में आप ले लीजिए, बकेट ऑफ वाटर का केस कीजिए या ग्लास का केस कीजिए, तो लेयर्स 2 लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स होगा वो हमेशा सेम रहेगा, जितना मर्जी अमाउंट हो उसका। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यही हाल है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी ऐसे ही है। पानी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। तो अगर आपने सेम सोर्स से पानी लिया है, डिस्टिल्ड वाटर हम जिसको बोलते हैं, शुद्ध जो जल है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, तो चाहे 1 गिलास पानी हो बच्चे, चाहे 1 बूंद पानी की हो, उन सब का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम सिचुएशन, 1 गिलास स्लैब ले लिया आपने, सेम मान ली फ्लिंट ग्लास की 1 गिलास स्लैब ले ली, छोटे साइज में, एक बड़े साइज में ले ली। ठीक है, तो लाइट के प्रति उसका जो बिहेवियर होगा, उसकी स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी, वो बाई सेम नेचर होगी दोनों केस में, क्योंकि बड़ी स्लैब और छोटी स्लैब का मतलब नहीं है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सब्सटेंस आपका सेम है तो दोनों केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ऑफर होगा। सरफेस टेंशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लिक्विड एट रेस्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मतलब अक्वायर करते हैं जिससे कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन जो है ना, लिक्विड जैसे पानी की बूंद है, वो भी अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, और एक बड़े साइज में पानी आपने लिया हो, बर्तन में रखा हो, तो उसका सरफेस भी अपने, उसको जो टॉप सरफेस है वो भी स्ट्रेस्ड फॉर्म में मिलेगा आपको, वो भी अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो सरफेस टेंशन भी अमाउंट थोड़ा हो, अमाउंट ज़्यादा हो,
वो क्या रहेगी, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी, बशर्ते सब्सटेंस का नेचर सेम हो, यानी वाटर की बात कर रहे हो तो वाटर ही हो, या मरकरी की बात कर रहे हो तो मरकरी का केस हम आप करोगे। ठीक है, छोटी बूंद मरकरी की स्फेरिकल शेप बना लेती है बच्चों, लेकिन बड़ी बूंद जो है, बड़ा जो ड्रॉप है मरकरी का, वो स्फेरिकल शेप नहीं बना सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सरफेस टेंशन अलग है और वहां पर सरफेस टेंशन अलग है, नो, वहां ग्रेविटी का इफेक्ट बढ़ गया, उसकी वजह से वो अपना स्फेरिकल शेप मेंटेन नहीं कर पाई, लेकिन सरफेस टेंशन दोनों केस में क्या है, सेम है। और लास्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऊपर हमने हीट कैपेसिटी का जिक्र किया था, नीचे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंट आपको पता चली है। स्पेसिफिक जब वर्ड लग जाता है, इसका मतलब हमने अमाउंट को स्पेसिफाई कर दिया है। अब चाहे एक गिलास पानी का आप 1 डिग्री सेल्सियस तक जो आपने कंसेप्ट लगाया था, या बकेट ऑफ वाटर था, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब है दोनों अमाउंट आपने फिक्स कर दी, चाहे गिलास ऑफ वाटर लिया आपने, चाहे बकेट ऑफ वाटर लिया, उसकी अमाउंट आपने 1 ग्राम ली है दोनों में से। हमारा मतलब यह है कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए, टेम्परेचर रेज करने के लिए कितना हीट हमें रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर अमाउंट को स्पेसिफाई कर दिया, और जब अमाउंट को स्पेसिफाई कर देंगे तो इसका मतलब जो मर्जी अमाउंट हो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनल एनर्जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत लंबे समय से आप इसको पढ़ते आ रहे हो। जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो बच्चे, वो एक सिस्टम की, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की, उसकी स्टेट, अपनी खुद की क्या स्टेट है, उसके एटम मॉलिक्यूल का कैसा अरेंजमेंट है, उनकी आपस में इंटरेक्शन क्या है, उसकी वजह से जो उसके पास एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसमें बहुत सारी एनर्जीज का सम है, ये बहुत सारी एनर्जीज का, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो बॉन्डिंग की वजह से हो रही है, इंटरेक्शन कैसी है, तो डिफरेंट सब्सटेंस की इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसलिए उनकी एनर्जी भी क्या आती है, डिफरेंट आती है। इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को कभी भी हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इनिशियली क्या थी, बाद में हमने सिस्टम पे कोई हमने चेंज किया है, कोई अप्लाई किया है, उस पर हीट दे दी है या ले ली है, तो उसके बाद उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी फिर हम देखेंगे। लेकिन कभी भी बच्चे उसको एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो हमेशा हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है बच्चों, स्टेट फंक्शन है। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट भी हमने देखना है, किस प्रोसेस को फॉलो किया है सिस्टम ने, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, और ये जो है इंटरनल एनर्जी, ये किस किस का फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज जस्ट द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में लगातार हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी हो गोज ऑन इंक्रीजिंग है, तो एस इज द एंट्रोपी। तो ये 4 आपके स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल का आपका जो है इंटरनल एनर्जी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इफ dq इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, dq is the amount of heat given to the system, then du is increase in internal energy plus pdv is work done by the system। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ हीट अगर आपने सिस्टम को दी है, वो 2 तरीके से यूटिलाइज हो रही है। सब्सटेंस अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर लेगा और साथ में क्या हो गया बच्चे, कुछ ना कुछ वो वर्क भी कर देगा। अगर ऑन द सिस्टम अगर आप वर्क करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो बाहर से आपने हीट दे दी और फिर उसके ऊपर क्या किया बच्चे, आपने ऑन द सिस्टम वर्क भी कर दिया। एक तो हीट भी दे दी, बाहर से वर्क भी कर दिया। जैसे मान लिया आपने 20 जूल हीट दे दी उसको, और 5 जूल का वर्क आपने उसके ऊपर कर दिया, सिस्टम के ऊपर बाहर से, तो ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो बढ़ गया। टोटल कितना हो गया, 25 हो गया है। ऐसा हो सकता है आपने 20 जूल हीट बाहर से दी, उसमें से 5 जूल वर्क सिस्टम ने कर दिया, सिस्टम ने खुद किया वर्क, 5 जूल वर्क किया है, तो 5 जूल तो खर्च हो गया वर्क में, तो बाकी क्या बच गई, 15 जूल क्या बच गई बच्चों, वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया अपना, इतना इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा। क्लियर, ये बड़ा मतलब ध्यान से आपने देखना कि सिस्टम पे वर्क किया है तो क्या होगा और सिस्टम ने वर्क किया है तो क्या होगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी आपकी कम ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस क्या है। तो dq को हम du प्लस pdv लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी विद हीट, तो अगर मान लें dq अमाउंट ऑफ हीट है गिवन है, तो वो एक सिस्टम की एंट्रोपी को चेंज कर दिया उसने ds डिवाइड बाई t। ठीक है, तो यहां से
डी एस जो आएगा बच्चों, एक मिनट, ये हमने क्या कहा, हमने अमाउंट ऑफ हीट दे रखा है डी क्यू और किस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टी, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर डी क्यू आपने गिवन हीट दी है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, और डी यू हीट ली है सिस्टम से तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से डी क्यू आ जाएगा टी डी एस। तो इंटरनल एनर्जी और इसको रिलेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से बच्चों टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज टी डी एस माइनस पी डी वी। ये एक रिलेशन हमारे लिए इंक्रीज इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3 वे से हो सकती है, बाय 3 मीन्स। फर्स्ट मीन बाय थर्मल प्रोसेस, जैसे अभी बताया, अमाउंट ऑफ हीट अगर आप बाहर से दे रहे हो या ले रहे हो चेंज होगी। सेकंड बाय मैकेनिकल मीन्स, ये बताया था, वर्क डन आपने सिस्टम पे किया है या ऑन द सिस्टम किया है, डेफिनेटली चेंज आएगा। तीसरा केस है बच्चों डिफ्यूजन केस। कई बार एक सिस्टम को हमने एकदम से सडनली एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, या आपने एकदम से गैस ओपन कर दी तो उसको रास्ता मिल गया डिफ्यूज होने का, कहीं ना कहीं जगह मिल गई, तो वहां उसकी इंटरनल एनर्जी पे पक्का फर्क पड़ेगा। 3 तरीके से हम एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। स्टेट फंक्शन है, केवल इनिशियल और फाइनल जो स्टेट होंगी उन्हीं पे डिपेंड करेगा बच्चों, पाथ पे या वे जिस प्रोसेस से आपका सिस्टम हुआ उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस किस का फंक्शन हो सकता है, टी का, वी का, पी का और एस का। देखिए आप, इंटरनल एनर्जी टी का फंक्शन भी है, एस का फंक्शन भी है, पी का फंक्शन भी है और वी का फंक्शन भी है। तो इस प्रकार से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हम बचा एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम हीट कंटेंट भी कह सकते हैं, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। इसकी एक खास बात और है एंथैल्पी की, और वो खास बात क्या है बच्चों, अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस है, इन थ्रोटलिंग प्रोसेस, इन थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होगा, H कांस्टेंट रहेगा, H रिमेन्स कांस्टेंट, H रिमेन्स कांस्टेंट। चलो अब एक बार हम इसको प्रूव करके देखेंगे। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों, थ्रोटलिंग प्रोसेस को होता है कि जबरदस्ती हमें गैस एक हाई प्रेशर पे है और उसको हम बहुत फाइन पोर्स में से बाहर एग्जिट करवाना चाह रहे हैं। तो जब वहां से वो एग्जिट करेगी फोर्सफुली, उस पोर्स में से जो पोर्स होते हैं वहां से, तो जैसे ही वो बाहर एग्जिट करेगी तो उसका प्रेशर एकदम से डिक्रीज कर जाता है और वॉल्यूम सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस प्रोसेस को हम थ्रोटलिंग प्रोसेस कहेंगे। जैसे पोरस प्लग में से गैस को अगर पास करें, रुई देखी होगी आपने, अगर एक हाई प्रेशर पे गैस है और कॉटन वगैरह लगा के फाइन पोर्स होंगे उसमें, तो उसके अंदर से अगर हम गैस को एग्जिट करवा रहे हैं, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो एंथैल्पी की डेफिनेशन और इसको लिखें कैसे बेटे, एंथैल्पी कैन बी रिटन एज सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी plus product of pressure and volume. This is the total sum that is H. इसीलिए हम इसको हीट कंटेंट कहते हैं, क्योंकि देखिए आप जब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे तो वर्क एज वेल एज इंटरनल एनर्जी, टोटल सिस्टम है जो सम है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। लेकिन एंथैल्पी हम उससे थोड़ा सा अलग हटके डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा डी क्यू था हीट से, कि जो आमतौर पर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हमारे, जो केमिकल रिएक्शंस खास तौर पर होती हैं, सारी की सारी कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे होने की वजह से हम एंथैल्पी जो चेंज है वो केवल किस पे देखते हैं बच्चे, कांस्टेंट प्रेशर का हम केस लेके चलते हैं, उसके बिहाफ पे हम देखते हैं उसको। ठीक है, इसीलिए एक नई टर्म हमने यहाँ एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस किया। एच हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। क्योंकि देखो हम डिफरेंशियल जब भी हम करते हैं बेटे, वेरिएशन देखते हैं, एच वेरिएशन इन एच ब्रिंग्स वेरिएशन इन इंटरनल एनर्जी, ब्रिंग्स वेरिएशन इन वॉल्यूम रिमेनिंग पी फिक्स, वेरिएशन इन प्रेशर रिमेनिंग वी फिक्स। अब एक कंडीशन अगर हम लगा दें, इफ पी इज कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट, यानी प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक है। आइसोबारिक की अगर हम कंडीशन लगा देते हैं बच्चों, आइसोबारिक कंडीशन लगाते हैं क्या होगा, डीपी हो जाएगा 0, dp इज इक्वल टू 0। सो डी एच की वैल्यू आ जाएगी डी यू प्लस पी डी वी। डी यू प्लस पी डी वी हो गया बच्चों डी क्यू। ये एक देखिए, चेंज इन एंथैल्पी इज जस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर।
ठीक है। अब इसको आप इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, करली एच बाई करली टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर हम देखें क्या कांस्टेंट है प्रेशर, दैट इट कैन बी रिटन एज करली क्यू बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ व्हाट इज दिस? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए जब भी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात सॉलिड के केस में करते हैं बच्चों, वहां पर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम मायने नहीं रखता। लेकिन जब हम गैसीय सिस्टम की बात करते हैं तो गैसीय सिस्टम में टेम्परेचर जो है आपका, जो प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है या कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, ये बहुत मैटर करता है। और आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो कांस्टेंट प्रेशर पे है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कि अगर गैस को आप गैस के टेम्परेचर को राइज करना चाहते हो 1 डिग्री सेल्सियस तक बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम सेम, यानी आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया। जो आप हीट दे रहे हो, हीट क्या करेगी, वो केवल और केवल उसकी टेम्परेचर को बढ़ाएगी, वर्क तो करेगी नहीं गैस, क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है। तो सारी की सारी जो भी हीट दोगे बेटे वो टेम्परेचर को राइज करने में यूज होगी। क्लियर? लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट का रखा है, अब वॉल्यूम पे तो फिक्स, आपने वॉल्यूम पे तो कोई बैरियर नहीं है। जब आप उसको हीट दोगे तो उसका हीट का कुछ पोर्शन तो उसको टेम्परेचर को बढ़ाएगा और कुछ पोर्शन साथ में वर्क भी करेगा। ऐसा करने से क्या होगा, वर्क भी हो रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पहले जो सारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो रही थी, अब उसका कुछ हिस्सा वर्क में खर्च हो रहा है। इसीलिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। किस केस में? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसलिए हमेशा ज्यादा होता है। तो अब आइसोबारिक प्रोसेस अगर है तो एंथैल्पी का जो रेट ऑफ चेंज हम टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं, दैट विल प्रोवाइड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो हो गया बच्चों एंथैल्पी का। कौन सा प्रोसेस की देखा हमने? ये आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा केस हम कर सकते हैं, दूसरा केस इसका कर सकते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग में हमने ऊपर कहा कि एंथैल्पी क्या रहेगी, सेम रहेगी। थ्रोटलिंग प्रोसेस में देखते हैं क्या होगा। थ्रोटलिंग प्रोसेस में देखिए बच्चों, एच हमने देखा है, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम लिख रखा है हमने, तो आप इसी सिस्टम को लेके चल पड़े एक बार। तो डी एच इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी लिख सकते हो यहाँ से। ये तो आ गया कांस्टेंट, जो भी हम अमाउंट लिख रहे थे यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो एच हमारे पास है बच्चों, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। कैसा प्रोसेस है? थ्रोटलिंग प्रोसेस है। और डी क्यू क्या है? डी क्यू की अमाउंट हमने निकाल ली थी। अगर इसको चेंज करना चाहें, ये एक्सप्रेशन जो आया था हमारे पास, ये वाला डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है। तो वर्क डन जो है, अगर हम सिंपल केस देखें, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम कैन बी रिटन एज डी यू प्लस पी डी वी। वर्क डन कह सकते हो डी डब्ल्यू। थ्रोटलिंग प्रोसेस में नो अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, सो जीरो होगा। U2 हो जाएगा बच्चे, U2 माइनस U1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस जो वर्क डन है वो आएगा P2V2 माइनस P1 V1। क्यों? क्योंकि ना तो प्रेशर फिक्स है और ना ही क्या है, वॉल्यूम फिक्स है। तो उनका जो चेंज आएगा वो हमें क्या देगा, वर्क डन देगा, P2V2 माइनस P1 V1। इसको आप सम करके देखो, P1 को एक तरफ रख लो और 2 को एक तरफ रख लो, तो 1 और U1 को मैं उस तरफ ले गया, U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। व्हाट इज दिस? H1 एंड दिस इज H2। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होगा कि एंथैल्पी इनिशियल और फाइनल एंथैल्पी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यही मैंने बात यहाँ ऊपर लिखी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंथैल्पी। इसकी फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, एक नई न्यू फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ हमने, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब यहां देखो, हमने इंटरनल एनर्जी निकाला बच्चे डी यू, टी डी एस माइनस पी डी वी। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो डी एच कितना आएगा? डी एच की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों, यहां लग देते हैं हम इसको, ध्यान से अलग से हो जाएगा एक्सप्रेशन। डी एच इज इक्वल टू डी यू की जगह रख दो टी डी एस माइनस पी डी वी, ओके, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो ये हो गया बच्चों कैंसिल। सो डी एच का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा टी डी एस प्लस वी डी पी। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें नेक्स्ट उसमें। तो वेरिएशन इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी विल रिजल्ट्स टाइम टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एंट्रोपी प्लस वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर। दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी। ओके, अगला है एंथैल्पी के बाद हम बात करते हैं बच्चे हेमोल्स फ्री एनर्जी। एफ से लिखते हैं इसको, हम एफ से लिखेंगे। सो एफ इज हेमोल्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज हेमोल्स फ्री एनर्जी?
And what is its physical significance? Helmholtz free energy is just a physical quantity having unit in energy, and its value never be increased in a process which is isothermal as well as isovolumic. हेमोल्ट्स फ्री एनर्जी से क्या है, ये वो एनर्जी है जिसके अंदर जो प्रोसेस है, हमारा जो एनर्जी रहेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या रहेगी, वो चेंज या इंक्रीज नहीं होगी। हम ये कहेंगे कि वो इंक्रीज नहीं होगी, ये बात हमने ध्यान रखनी है। और एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी इसका मतलब क्या है, हेमोल्ट्स फ्री एनर्जी आपकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या बताया बेटा मैंने, टेम्परेचर कांस्टेंट रहो और वॉल्यूम भी फिक्स कर दें। किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में एक ऐसा प्रोसेस अगर आप कर रहे हो जिसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, उसके फिक्स करने पर वो अगर सिस्टम का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इंक्रीज नहीं कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्री एनर्जी कहेंगे, हेमोल्ट्स फ्री एनर्जी कहेंगे। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया बच्चों हमने एक सिस्टम ले लिया, एक सराउंडिंग ले लिया। लेट द सराउंडिंग रिजर्वायर विल प्रोवाइड हीट टू द सिस्टम, डी के अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड बाय द रिजर्वायर टू द सिस्टम, सो रिजल्ट्स इंक्रीज इन एंट्रोपी ds and the change in entropy of the reservoir is ds. Now according to the principle ds plus ds dash will always be greater than 0, बिल्कुल कोई नो डाउट, ये हमेशा दोनों का सम क्या रहेगा बच्चों, 0 से ज़्यादा रहेगा। लेकिन ds डैश क्या है, ds डैश की वैल्यू है माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि हीट टेकन हो गई है इससे दूसरे पे, तो ये आ जाए तो ds माइनस डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज इतना टी ds माइनस डी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी ds माइनस डी क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अगर हम देखें, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी डी यू माइनस पी डी वी ग्रेटर देन 0। अब हमने दो प्रोसेस यूज करने, यहाँ पर क्या कंडीशन है फ्री एनर्जी के लिए, इफ टी इज कॉन्स्टेंट, और दूसरा क्या है बच्चों, v भी कांस्टेंट है, v इज कांस्टेंट, t भी कांस्टेंट है और v भी कांस्टेंट है। अगर दोनों कांस्टेंट हो गए तो इसको तो लिखता हूं बेटे मैं, d वेरिएशन बाहर ले लिया, दिस वेरिएशन t इंटू एस लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो t तो फिक्स है, तो क्या आएगा, t इंटू डी एस ही आएगा, ये माइनस डी यू, ये हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से बच्चों d दोनों में से इकट्ठा बाहर आ जाएगा, अप्लाई कर सकते हो, टी एस माइनस यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो डी यू माइनस टी एस लेस देन इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दिया तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा। दिस टर्म इज एफ, सो डी एफ नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इट ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स चेंज इन एफ विल ऑलवेज बी आइदर 0 और लेस देन 0। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आइसोवॉल्यूमिक और आइसोथर्मल प्रोसेस पे एफ की जो वैल्यू है बच्चों वो कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी। दिस एफ इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। सो गिव्स हेमोल्ट्स फ्री एनर्जी को हम लिख सकते हैं U माइनस टी एस, दिस इज द हेमोल्ट्स फ्री एनर्जी, U माइनस टी एस। अब इसको डी एफ की फॉर्म में लिखोगे तो डी एफ आ जाएगा बच्चों डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, यूएस माइनस टी डी एस की वैल्यू, डी यू माइनस टी डी एस की वैल्यू माइनस पी डी वी आएगी, तो वो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो डी एफ का जो वेरिएशन आएगा वो आ जाएगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ये इसका वेरिएशन निकल के आएगा, ये ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या बताया हमने, हेमोल्ट्स फ्री एनर्जी क्या है बच्चों, हेमोल्ट्स फ्री एनर्जी दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग द यूनिट ऑफ एनर्जी, नाम से ही पता है एनर्जी हमने खुद ही बोला है, बट द मेन कंडीशन इज दैट व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड आइसोवॉल्यूमिक दिस फिजिकल क्वांटिटी नेवर बी इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज नहीं करेगी, ये वो टर्म है जो हमेशा क्या रहेगी, वो या तो कम रहेगी या चेंज नहीं होगा, ठीक है, या तो कम हो जाएगी डिक्रीज करेगी या चेंज ही नहीं होगा, इंक्रीज नहीं करेगी, क्लियर। और इसके बाद लास्ट है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसको देख लेते हैं बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी को हम किस प्रकार से कंसेप्ट को डील करते हैं। देखो बच्चों, अब हम करेंगे
गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी को लिखते हैं हम G से। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या खास बात है, देखो F की क्या खास बताई मैंने, बात बताई, नेवर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस, आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी बच्चे, नेवर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें चेंज नहीं आएगा, इंक्रीज नहीं होगी। आप देखते हैं, चलो गिब्स फ्री एनर्जी को कंसेप्ट करने के लिए फिर वही हम केस करते हैं, दिस इज सिस्टम, दिस इज सराउंडिंग, अमाउंट ऑफ हीट गिवन फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, डी के अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, एंट्रोपी चेंज ds, एंट्रोपी चेंज ds डैश, सो ds प्लस ds डैश सम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ds माइनस डी क्यू बाई टी लिख सकते हो बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो आप टी डी एस माइनस डी क्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप डी क्यू की वैल्यू पुट करो, आप टी डी एस माइनस डी क्यू की वैल्यू है बच्चों डी यू प्लस पी डी बी माइनस डी यू माइनस पी डी बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन लगानी हमने, एक तो टी कांस्टेंट है, एक क्या कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है और पी भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर टी और पी दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब इस टी को अंदर लेके जाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी अगर देखें टी एस माइनस डी यू, ऐसे कैसे बच्चों, यहां क्या कांस्टेंट है, पी, यहां पी कांस्टेंट है तो पी को अंदर ले आओ, डी पी वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चेंज इन अमाउंट, कौन कौन सी अमाउंट, टी एस माइनस यू माइनस पी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से बच्चे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो डी आ जाएगा यू माइनस टी एस प्लस पी वी, दैट विल बी लेस देन 0। दिस टर्म इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी, जी, दैट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स नेवर बी इंक्रीज। तो चेंज आएगा, या तो आएगा ही नहीं या फिर नेगेटिव में आएगा। सो जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। तो इसको एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो बच्चे, U प्लस पी वी हमारी एंथैल्पी बन गई, एंथैल्पी में से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया, T इंटू एस, यानी एंट्रोपी का जो फैक्टर था, उसकी जो हमने अमाउंट ऑफ हीट दिया उससे एंट्रोपी में कितना चेंज आया, वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो गिब्स फ्री एनर्जी आएगी। दैट गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी बाई विच और विद हेल्प ऑफ विच द सिस्टम इज यूज्ड इन यूजफुल वर्क। ये वो एनर्जी है जो यूजफुल वर्क में खर्च होगी, दैट इज मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसको आप ये भी लिख सकते हो, G इज इक्वल टू यू प्लस पी वी हो गया बच्चों H माइनस टी एस। अब H माइनस टी एस, H क्या है, एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है। तो अगर चेंज इन फ्री एनर्जी देख रहे हैं हम तो आएगी डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अगर थोड़ा सा और फॉर्मेशन लिखना चाहते हो बच्चे, डी एच की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, डी एच की वैल्यू है टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, माइनस एस डी टी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक होगा। प्लस पी वी था, यू प्लस पी वी एच हो गया, एच की वैल्यू आएगी टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल आउट, तो डी जी आ जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी। दिस इज द रिलेशन।
तो बेटा ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी VdP माइनस SdT। ठीक है, फिर से एक बार देख लें, गिब्स फ्री एनर्जी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट ऑफ एनर्जी विच नेवर बी इंक्रीज ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबारिक। मीन्स पी भी कॉन्स्टेंट है बच्चे यहाँ पर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो दो पैरामीटर कॉन्स्टेंट करने पर इसका जो चेंज आएगा कभी भी क्या नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो चेंज ही नहीं होगा या होगा तो डिक्रीज होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या था, it also gives us the information about the maximum useful work done. तो Gibbs free energy basically tells us about the maximum useful work done in a thermodynamical system. क्लियर है? ये हमारा बच्चे आज का बेसिक कंसेप्ट था थर्मोडायनेमिक के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। इनको बच्चे हम पोटेंशियल भी बोलते, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। इन टर्म्स को क्या बोलते हैं? इनको थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से हम मैकेनिकल सिस्टम में पोटेंशियल से फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन पैरामीटर से हम अपने बेसिक रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इनके लिए थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल वर्ड भी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा थर्मोडायनेमिकल जो रिलेशंस हैं, मैक्स थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन हम सेट करेंगे। 4 थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है उनका, और इक्वेशन अगर आपको ध्यान में रहेंगे बेटा तभी आप उनको यूज कर पाएंगे। यहाँ पर ये बेसिक यूज में आपके आएंगे इक्वेशन। पहली इक्वेशन dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दिस इज अगेन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, चेंज इन एंथैल्पी को बता रही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 जो चेंज इन फ्री एनर्जी को बता रही है। कौन सी? गिब्स फ्री एनर्जी। और एक बच्चे हमने निकाला था डीएफ। डीएफ क्या आया था? डीएफ की वैल्यू आई थी, एक बार ध्यान से देखें, लिखा तो था कहीं हमने, शायद रब कर दिया। डीएफ का एक बार देख लेते हैं फाइनल क्या रिजल्ट बना था बच्चे हमारा। डीएफ का रिजल्ट आया था -PdV माइनस SdT। आप देखना बच्चों, यही फंक्शन जो है ये हमारी हेल्प करेंगे थर्मोडायनेमिकल रिलेशन निकालने में। ये जो 5 इक्वेशन हमने निकाली है। एक और बात बता दूं, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी की बात हो, चाहे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बात हो, चाहे एंथैल्पी की बात हो, चाहे इंटरनल एनर्जी की बात हो, ऑल आर द स्टेट फंक्शन। सारे के सारे स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हम इन सब का एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है इसको मैंने एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसको y के रिस्पेक्ट में कर दिया, या पहले y के रिस्पेक्ट में कर दिया फिर x के रिस्पेक्ट में कर दिया। मतलब ऑर्डर डजंट मैटर कि किस रिस्पेक्ट में कैसे किया है। जब भी कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम डिस्कस करते तो वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोनों का डिफरेंशियल x का एक बार x के रिस्पेक्ट में देन y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में देन x के रिस्पेक्ट में, उसको हम लिख सकते हैं। तो सारे के सारे स्टेट फंक्शन है, इसलिए हम इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी विल मीट in the next lecture with the thermodynamical relations. Thank you very much.